एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। आज हम लोग अपने जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और फिज़िक्स में हमने पढ़ना शुरू किया था मैथमेटिकल टूल्स। हम वो अस्त्र शस्त्र जुटाने निकले थे जो हमें आम तौर पे काम आने वाले हैं हर सब्जेक्ट में, पूरे 11th और 12th में। तो इस मैथमेटिकल टूल्स के जर्नी में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, पहली बात कि हम 10th से 11th में गए थे। थोड़ा देर के लिए हमने देखा था कि कैसे हमारा ट्रांजिशन हुआ है, फिर हमने देखा था कि कैसे इक्वालिटीज़ अब इनइक्वालिटीज़ का रूप ले चुके हैं, और उसमें हमने कुछ अच्छे सवाल किए थे और उसमें हमने आगे की जर्नी तय करी थी। अब हम आज जो पढ़ेंगे उसमें मैं आपसे एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो आपके जीवन में अब बार बार आने वाला है, वो है फंक्शन। फंक्शन, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंड करता है तो हम उसे फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी ने बिजनेस एस्टैब्लिश किया और उससे उसको मनी मिल रहा है, उससे उसे पैसे की कमाई हो रही है, तो जो पैसा हुआ वो फंक्शन हुआ उस बिजनेस का। उसी तरह जैसे मैं अगर मैथमेटिक्स में एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए ये एक सर्किल है, इसका रेडियस मान लीजिए r है, तो मैं इसका एरिया अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा पाई r स्क्वायर। तो ये मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो हमने एरिया को लिखा पाई r स्क्वायर। तो जैसे ही हमने सर्किल के एरिया को a से रिप्रेजेंट किया, उसके रेडियस को r से रिप्रेजेंट किया और हमने एरिया को लिख दिया पाई r स्क्वायर, तो हम एक्चुअली ये कह चुके हैं कि ये जो एरिया है वो रेडियस का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि रेडियस पर एरिया डिपेंड करेगा। रेडियस अगर आप बड़ा कर देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, रेडियस अगर आप छोटा कर देंगे तो एरिया घट जाएगा। लेकिन फंक्शन हमें ये भी बताता है कि कैसे डिपेंड करेगा। जैसे आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेडियस को अगर मैं दुगना करूं तो एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। ये हमें फंक्शन से पता चल रहा है। और ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है कि बस एरिया ही रेडियस का फंक्शन है। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई पाई और आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाई पाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब जो रेडियस हुआ वो फंक्शन हो गया एरिया का। अब जो रेडियस है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यानी इसमें एरिया के हिसाब से रेडियस चेंज हो रहा है। तो मैं जैसे मन तैसे लिख सकता हूँ। और जब चीज़ें ऐसे डिपेंडेंट होने लगती हैं, जब मैं एक चीज़ को चुनने लग जाता हूँ और उसके हिसाब से दूसरा चीज़ बनाने लग जाता हूँ, तो मैथ में एक वर्ड आ जाता है जिसे कहा जाता है फंक्शन। फंक्शन मतलब कि डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी। जाहिर सी बात है, जब डिपेंडेंसी आएगा तो इंडिपेंडेंसी भी आएगा, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को चुन रहे होंगे। इस इक्वेशन में हमने रेडियस को चुन लिया कि रेडियस इंडिपेंडेंट है। मैं रेडियस को 4 ले लूँ, 6 ले लूँ, 8 ले लूँ, 10 ले लूँ, लेकिन मैं अगर रेडियस 4 ले लिया तो ये एरिया 16 पाई ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो फंक्शन है। उसी तरह यहाँ पे मैं एरिया अगर 16 पाई ले लूँ तो रेडियस 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का जो रिलेशन होता है, जो ऐसे संबंध बनते हैं, इसे कहा जाता है फंक्शन। और ये मैथमेटिक्स में हमको लगातार हम लोगों को मिलने वाला है, इस वर्ड से हम लगातार इनकाउंटर होने वाले हैं। तो हमने देखा था कि कैसे हम जो इंटरवल्स है उसे लिखते हैं, कितने तरह के इंटरवल्स होते हैं। तो आज जो पहला फंक्शन हम इनकाउंटर करने वाले हैं, पहले फंक्शन से जिससे हम मिलने वाले हैं, ये तो खैर पूरे फिजिक्स में आपको काम आएगा। अब से आप जितना भी आगे पढ़ाई करेंगे वहाँ ये काम आएगा। इसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। बड़े बड़े नाम देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम का मीनिंग निकालें, आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाई होने वाला है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इसका एक नाम और है जो ज़्यादा पॉपुलर है, उसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, नाम पे हमेशा रिसर्च होना चाहिए। देखिए नाम क्या रखा गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। फिजिक्स में आपको पता है कि स्केलर्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स में हम डायरेक्शन भी
डायरेक्शन से भी हमें मतलब होता है, डायरेक्शन भी लिखते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं हम वेक्टर्स में। पर वैसा फंक्शन जो केवल वैल्यू की बात करे, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब ना हो, वो बस वैल्यू की बात करे, उसको मतलब हो कि बस वैल्यू बताओ हमको, बाकी सब चीज़ छोड़ दो, ठीक है, तो वो कहता है, वो कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। इसका सिंबल होता है कि दो दीवार के बीच में हम उस चीज़ को रखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो मॉडुलस लिया जा रहा है। ऐसे दो वॉल्स के बीच उसे रखा जाएगा। तो आप मॉडुलस फंक्शन को एक किसान के रूप में या एक भोले भाले आदमी के रूप में समझ सकते हैं जो सिर्फ वैल्यू की बात करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ से यहाँ गए, मान लीजिए ये ओरिजिन था, यहाँ से यहाँ गए, तो आपने फिजिक्स पढ़ रखा है, 5 मीटर गए, तो आपने कहा मैं 5 मीटर गया हूँ, मैं प्लस 5 मीटर गया हूँ। और आप अगर यहाँ से यहाँ गए तो आप फिजिक्स की भाषा में कहेंगे अब मैं -5 मीटर गया हूँ। लेकिन एक आदमी जो है, एक जो भोला भाला आदमी है, वो ये कहेगा कि भाई तुम चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे वहाँ से वहाँ जाओ, गए तो तुम 5 ही, तुम्हारा जो दूरी था, तुमने जो दूरी तय किया वो तो 5 ही मीटर था। तो वो भोला भाला आदमी मॉडुलस है, उसे इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब बस इतना है कि आपने 5 तय करा वो बोलो, बाकी माइनस वगैरह मत बताओ, मुझे सिर्फ वैल्यू की बातें बताओ। आप जानते होंगे कि वेलोसिटी एक तरह का वेक्टर है, उसमें डायरेक्शन भी आएगा कि आप 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं। पर 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसमें जो नॉर्थ है ये कोई वैल्यू नहीं है। ये इसके बिना भी बहुत सारी बातें जानी जा सकती हैं, लेकिन वो जो 20 मीटर पर सेकंड वो एक वैल्यू है। तो हम इस वेलोसिटी का अगर मॉडुलस ले लें तो हम ये कह देंगे इसमें बस 20 मीटर पर सेकंड बच जाएगा और वो नॉर्थ गायब हो जाएगा। मतलब जो फंक्शन केवल वैल्यू की बात करे उसे हम कहेंगे मॉडुलस फंक्शन। तो बड़ा सीधा सा तरीका है इसको सोचने का और समझने का। क्या है, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि मैं 5 का मॉडुलस लूं, ठीक है, 5 का मॉडुलस लूं तो ये हो जाएगा 5, सीधा 5। लेकिन मैं अगर -5 का मॉडुलस लूं, ये नेगेटिव है और आप जानते हैं कि नेगेटिव केवल डायरेक्शन बताता है। मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास -5 रुपया है, इसका मतलब मेरे पास 5 रुपया है, उससे अभी भी 5 रुपया का सामान खरीदा जा सकता है, लेकिन वो 5 रुपया मैंने क्योंकि किसी और से ले रखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास -5 रुपया है। -5 कहने का मतलब बस इतना है कि मेरे पास जो पैसा है वो मैंने किसी और से लिया, वो डायरेक्शन का फर्क है। पर उस 5 रुपए के सिक्के में जो मेरे पास है मैंने किसी और से ले रखा है, और मैंने अगर खुद का रखा होता तो कोई अंतर नहीं है। ऐसे नहीं कि वो दोनों अलग अलग है, एक में -5 लिखा रहेगा, एक में +5 लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो दोनों सेम बातें हैं, पर बस डायरेक्शन का अंतर है कि एक मेरा है और एक है कि मैंने किसी और से ले रखा है, वो मुझे कभी ना कभी देना है। तो -5 में मॉडुलस ये कहता है कि अगर आप -5 का मॉडुलस लें, इस डिब्बे को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि -5 करना होगा। तो यहाँ से आता है मॉड का वर्किंग तरीका। क्या है मॉडुलस का या मॉड का, शॉर्ट में मॉड बोलते हैं। मॉडुलस का या मॉड का वर्किंग तरीका क्या है कि सीधी सी रूल है, आप याद रखें कि मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा। मॉड के अंदर जो भी है, मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेकर के निकलेगा। मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा, अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेकर निकलेगा। बस इतनी बात आप ध्यान रखें और आपको मॉडुलस में कभी परेशानी नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ कि 2.5 का मॉडुलस, मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा। ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 2.5। लेकिन अगर मैं कहूँ -2.5 का मॉडुलस निकालने, तो ये मॉड के अंदर जो भी अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेके निकलेगा, तो -2.5। कई लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, नहीं, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता है और वो बाद में पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन आप ये स्टेप ध्यान रखें, क्योंकि नंबर्स में तो आप ऐसा कर देंगे, जब आपके पास नंबर्स नहीं होंगे, जब आपके पास वेरिएबल्स होंगे तो ये चीज़ आपको समझने में दिक्कत होगी, तो आपको ये चीज़ें काम आएगी।
और हम लोग कौन सा नंबर्स पे चलने वाले हैं, हम लोग बहुत बार वेरिएबल्स पे ही चलने वाले हैं। हम लोग चीज़ों को ढूंढने वाले हैं, उसको कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हम वेरिएबल्स में डील करने वाले हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेके निकलेगा, और ये हो जाएगा प्लस 2.5। ये होगा नहीं 2.5, ऐसा नहीं कि माइनस 2.5 होगा 2.5, माइनस 2.5 हो जाएगा प्लस 2.5, ये होगा माइनस 2.5, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी है अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेकर निकलेगा। सीधी सी बातें हैं, बड़ी आराम से समझ में आती हैं, है ना। तो मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है जो बस वैल्यू की बातें करता है, जो सिर्फ ये देखता है कि वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको डायरेक्शन से या किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन से, किसी तरह के माइनस से इसे कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें ये याद रखना है, हमें ये हमेशा समझ के रखना है कि मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेके निकलेगा। तो चलिए कुछ कुछ बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं मॉड एक्स की। अब देखिए, अब इसे अगर हमें मॉड के बाहर निकालना है तो ये क्लियर ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है, इसे अगर हमें बाहर करना है तो हमें मानना होगा, हमें क्या पता है एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मॉड के अंदर जो भी है, मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा। मॉड के अंदर जो भी है, मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा, और मॉड के अंदर जो भी है अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेके निकलेगा। इस तरह से इसे डील करना होगा, इस तरह से इसे लिखना होगा, इस तरह से इसे समझना होगा। मान लीजिए हम मॉड x माइनस 5 की बात करें और हम बोलें कि इसे बाहर करिए, तो ठीक है, मॉड के अंदर जो भी है, मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा। मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा, और मॉड के अंदर जो भी है अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेकर के निकलेगा। ऐसे ये खुलेगा। और देखिए x माइनस 5 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि x 5 से बड़ा होना चाहिए, x माइनस 5 नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि x 5 से छोटा होना चाहिए। यानी नंबर लाइन पे अगर लिखें तो 5 से बड़े नंबर्स के लिए ये चीज़ पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, और 5 से छोटे नंबर्स के लिए ये नेगेटिव निकलेगा, और 5 पे 0 निकलेगा, जो कि सिंपल सी बात है। तो ये सब बातें हैं जो मॉड खोलते वक्त हमें काम में आती हैं। तो चलिए अब मॉड पे कुछ इक्वेशंस और इनइक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मॉड तो हमारे जीवन का हिस्सा होगा, और मॉड हर चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा बार आएगा। ये पहला चैप्टर से ही शुरू हो जाएगा मॉडुलस का आना, पहला चैप्टर से ही शुरू हो जाएगा, बार बार मॉडुलस का हमें सामना करना पड़ेगा। तो चलिए पहला लेते हैं, मॉड पे सिंपल सवाल करते हैं। मैं आपको अभी 6 सवाल करवाऊंगा, और मॉडुलस में यही 6 सवाल पॉसिबल है। किसी को अगर लगता है कि कोई 7वां सवाल भी बन सकता है तो वो बहुत बड़े धोखे में है, और मॉडुलस उसने समझा ठीक से नहीं है। मॉड में सिर्फ 6 सवाल पॉसिबल हैं, और उन 6 सवालों पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला सवाल, मॉड x इज इक्वल टू, मान लीजिए 5। मॉड x का वैल्यू अगर 5 है तो x का क्या वैल्यू हम रख सकते हैं। तो सोचिए ये 5 कैसे मिला होगा। अगर हम x की जगह 5 रखें तो भी ये 5 मिला होगा, और x की जगह हम -5 रखें तो भी ये 5 मिला होगा। तो जाहिर सी बात है इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू +-5। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी बराबर हो, मैं बड़े या छोटे की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, इनइक्वालिटीज़ में बहुत सारी बातों का ध्यान और भी रखना पड़ता है, लेकिन जब भी बराबर हो और मॉड हो और आपको मॉड हटाना हो तो आप वहाँ प्लस और माइनस ले लें। जैसे रहे कि x, अब देखिए मैंने कहा कि यही एक सवाल है, ये सवाल बहुत रूपों में आ सकता है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो आप इसे ऐसे कर लें कि x माइनस 3 इज इक्वल टू +-2। यही सवाल था, मॉड हटाया तो हमने प्लस माइनस कर दिया, क्योंकि यही हो सकता है। अब सोचिए दुनिया भर के सवाल अब बन जाएंगे, लेकिन सारे सवाल का जो क्वालिटी है वो यही होगा। क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं चेंज होने वाला, क्वालिटी यही है। अब इस सवाल को मैं
बिलियंस तरीके में, मिलियंस तरीके में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इजिकल टू 7, ऐसे कुछ भी बना दूंगा। तो होगा तो यही कि आप मॉड में कोई चीज़ को रख के किसी चीज़ से बराबर कर सकते हैं। तो आप चीज़ों का नेचर देखिए, चीज़ों का क्वालिटी देखिए, क्योंकि क्वालिटी अगर आप देखने सीख जाते हैं तो क्वांटिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्वांटिटी फिर आपके कंट्रोल में होती है कि भाई अगर हम 1 नंबर के लिए कर सकते हैं तो 3 नंबर के लिए करने के लिए बस 3 गुना ज़्यादा टाइम चाहिए, पर कर तो हम लेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मॉड x इजिकल टू 5, x इजिकल टू प्लस माइनस 5, अगर हम ये बना सकते हैं तो हम इसको भी बना सकते हैं। ये 2 सवाल हो जाएंगे, x माइनस 3 इजिकल टू प्लस 2, x माइनस 3 इजिकल टू माइनस 2, और इसके 2 आंसर्स हो जाएंगे। देखिए हम निकाल के भी देख लेते हैं, है ना, कि अगर ये शुरुआत है अभी तो ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है। तो x माइनस 3 इजिकल टू 2 और x माइनस 3 इजिकल टू माइनस 2, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5, ये आएगा तो ये आ गया 1। अब देखिए 5 रख के यहाँ 5 माइनस 3 2 का मॉड कितना 2, 1 यहाँ रखिए, x का वैल्यू एक 1 भी आया, 1 रखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड लीजिएगा कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा, ठीक है, वो आएगा 2। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और देखिए ये पहला सवाल था, मॉड x इजिकल टू 5, इस टाइप के कोई भी वेराइटी रहे कैसे भी लिख दें, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 7, तो वो भी हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत भारी बात नहीं, और हम लोग करेंगे भी थोड़ा मोड़ा। और देखिए ये अगर अगला सवाल की ओर बढ़ें तो लिख सकते हैं मॉड x इजिकल टू माइनस 5। अब जरा आप दिमाग लगाइए कि x का हम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि मॉड लेने पे माइनस 5 आए। सोचिए इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करा, वैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो भाई मॉड का एक ही तो ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है, मॉड कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकता। इसका मतलब यहाँ अगर हम नेगेटिव पाना चाहते हैं, हम कोई चीज़ का मॉड लेकर के नेगेटिव पाना चाहते हैं, तो हम मॉड को समझे ही नहीं है, और ये सवाल भी गलत है। और अगर ये सवाल सही मान लें तो इसका आंसर होगा कि नहीं, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। इसे मैथ में या हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में ऐसे लिखा जाता है कि x इजिकल टू 5 मतलब नल सेट, कोई इसका वैल्यू नहीं है। इसका कोई वैल्यू नहीं है कि मॉड x की जगह पे रखें और मॉड उसका लें तो नेगेटिव आंसर आ जाए, ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर ऐसे ही बातें हो जाएंगी, हम -2 नो वैल्यू, और भी कोई क्वेश्चन हम बना लें माइनस कर दें, नो वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का क्वालिटी यही रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन मॉड x, अब हम इनइक्वालिटीज की ओर जा रहे हैं। मॉड x इज ग्रेटर देन 5, मॉड x इज ग्रेटर देन 5। हमें इस बार ऐसा वैल्यू चाहिए जो हम x की जगह रखें तो हमें 5 से बड़ा वैल्यू मिले मॉड में, मॉड रखने पे। तो ठीक है, देखते हैं कैसे मिलेगा हमें। तो अब क्या है कि इनइक्वालिटीज आ गए तो सारा नंबर लाइन पे आ जाते हैं। सोचिए मॉड जब भी है, मॉड जाहिर सी बात है कि 5 पे भी डील कर रहा होगा और -5 पे भी डील कर रहा होगा, है कि नहीं। 5 पे भी डील कर रहा होगा और -5 पे भी डील कर रहा होगा। तो हमें क्या चाहिए, मॉड x 5 से बड़ा चाहिए, यानी 5 भी लिख लिया हमने और -5 भी लिख लिया। अब सोचिए हमें 5 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो हम अगर इस 5 को देखें तो 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू अगर रख दें तो इसका तो काम हो जाएगा। यानी 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू इस चीज को सेटिस्फाई कर देगा। तो एक वैल्यू तो हम लिख ही सकते हैं 5, इन्फिनिटी, और क्योंकि ये बड़े की बात कर रहा है, ये बराबर की बात नहीं कर रहा, तो ये ओपन रह जाएगा। हमने देखा था इन्फिनिटी हमेशा ओपन, और 5 यहाँ इसलिए ओपन है क्योंकि बराबर की बात नहीं हो रही है, और बराबर की बात रही होती तो ये क्लोज हो जाता, ठीक है। साथ ही साथ -5 से अगर हम बड़ा वैल्यू लें तो हमें मिलेगा -4 या -3 या -4.2, जो कि अगर मॉड लेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाने पे वो वैल्यू 5 से छोटा हो जाएगा। पर ये तो कह रहा है कि नहीं, आप 5 से बड़ा वैल्यू लीजिए, यानी -5 से हमें किधर जाना होगा, उधर, उस तरफ, नेगेटिव की ओर। यानी इसके जो दूसरे सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो आएंगे -∞ से -5। यानी अगर आपको मॉड x 5 से बड़ा चाहिए तो आप -∞ से -5 तक कोई नंबर लें, आपका काम हो जाएगा, और नहीं तो 5 से ∞ तक कोई नंबर लें तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -5
यूनियन, मैंने कल बताया था यूनियन मतलब हम साथ साथ हैं, यूनियन 5, इन्फिनिटी। तो ये हमारा काम चल जाएगा इसमें, है ना, ये हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि यही चीज़ अगर मैंने कहा कि क्वालिटी कभी चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी बढ़ सकता है। मैं इसी को ऐसे कर दूं कि मॉड x इज ग्रेटर देन 2, तो बात वही है, मॉड के अंदर जो भी है वो 2 चाहिए। यानी फिर से हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 1 और 5, तो 1 और 5 में हम देखेंगे 5 से बड़ा नंबर लेंगे और 1 से छोटा, तो -∞ से 1, 5 से इन्फिनिटी। अगर आपको बातें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हमेशा थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि ये कैसे हो रहा है। तो आपको, क्योंकि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, आप अगर अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा भारी लगेंगे, जो कि ये है नहीं। ये बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल माइंड के लोगों ने इन्हें समझा होगा, बनाया होगा, इनका निर्माण किया होगा और आज हम इससे काम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि मॉड x इज ग्रेटर देन -5, मॉड x -5 से बड़ा हो, क्या ऐसा हो सकता है? मॉड x, अगर हम किसी नंबर का मॉड ले लें और हम ये उम्मीद करें कि -5 से बड़ा हो जाए, या क्वांटिटी वाइज ये कह सकते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हमेशा ऐसा ही होगा। हमेशा मॉड लेने पे कोई नंबर नेगेटिव नंबर से तो पक्का बड़ा होगा, क्योंकि ये कुछ भी देगा, 0 भी देगा तो नेगेटिव से बड़ा होगा, और ऐसे तो ये हमेशा पॉजिटिव देता है, 0 या देता है 0 होने पे, और नहीं तो पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव भी देगा तो नेगेटिव नंबर से तो बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर का मतलब है कि आप चाहे जो भी नंबर रख दो, आप चाहे यहाँ कुछ भी पुट कर दो, आपका आंसर, आपने जो मांगा है, आपने जो बात किया है वो फुलफिल होना है। इसे ऐसे भी लिखते हैं कि -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक। रियल नंबर को ही ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर अगर रख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सही बात भी है, हो ही जाएगा। अगला है मॉड x इज लेस देन 5, 5 से छोटा, मॉड का वैल्यू 5 से छोटा कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है, देखिए 5 से बड़ा होने पे तो 5 से, ऐसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, छोटा दिमाग, क्या कि छोटा शॉर्टकट भी ले सकते हैं कि ये आंसर आया था उधर और इधर, तो 5 से बड़ा के लिए तो 5 से छोटा के लिए यहाँ आ सकता है। अगर हमने पहले से सोच रखा है, पहले से हमने दिमाग लगा रखा है तो ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे पहली बार कर रहे होते तो हम ऐसा सोच सकते थे कि मॉड है 5 का, तो -5 और +5 तो होना है, तो हमने नंबर लाइन पर रख दिया, पर हमें 5 से छोटा चाहिए, तो हमें 5 से छोटा रखने के लिए 5 से छोटा नंबर रखना होगा, और माइनस में हमें -5 से बड़ा नंबर रखना होगा। तो ये दोनों मिलेंगे कहाँ? ये दोनों मिलेंगे -5 और 5 के बीच में। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -5 to 5, x बिलोंग्स टू -5 to 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से, इसके बीच, ठीक है। और एक लास्ट कि मॉड x इज लेस देन -5, एक तो नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता, यहाँ छोटा करने की बात हो रही है, नेगेटिव नंबर से भी छोटा चाहिए इनको। ऐसा इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है, ये कभी होने वाला नहीं है। x बिलोंग्स टू, यही 5 आ जाएगा नल से। तो ये 6 सवाल हैं, बस यही 6 सवाल हैं, सिर्फ यही 6 सवाल पॉसिबल हैं जो मॉड में बन सकते हैं। बाकी इन्हीं सवालों को एक्सटेंड करके, इन्हीं लोग का हम कभी ज़्यादा बड़ा करके, क्वांटिटी बढ़ा करके दुनिया भर की चीज़ें बना सकते हैं, दुनिया भर के अलग अलग सवाल बना सकते हैं, पर चीज़ें हमेशा यही होंगी, हमेशा ऐसी ही चीज़ें हमें मिलेंगी, और यही 6 सवाल हमें हमेशा मिलेंगे। तो इन सवालों पर बार बार बात कर लेना ज़रूरी है, इन्हें ध्यान से देख लेना ज़रूरी है। आप कोई भी सवाल लाइए, आपको इन्हीं से बना के दिखा दिया जा सकता है कि देखो हमने वहाँ पे 6 में से एक केस, इन्हीं 6 केसों में से कोई एक केस को किया जाएगा और वो सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। हालांकि इस पे हम 2-3 सवाल और करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस और बनाने वाले हैं अच्छे, लेकिन यही सब चीज़ें बार बार हमारे जीवन में आती रहेंगी, इन्हीं 6 सवालों को। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसको पे एक बार और 2 बार 3 बार आप इस पर रिसर्च कर लें और फिर आगे हम लोग बढ़ें। तो चलिए अब हम लोग मॉड पे आगे सवाल करते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो सवाल हम आगे करने वाले हैं
वो कैसे इन 6 सवाल से रिलेटेड थे। तो मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लिए कि मॉड x माइनस 1 इज लेस इक्वल टू 5। मान लीजिए मॉड x माइनस 1 इज लेस इक्वल टू 5। तो हमने देख रखा है कि मॉड x लेस देन 5 का क्या मतलब है। इक्वल टू तो बस ओपन और क्लोज करेगा, है ना, इक्वल टू से कोई परेशानी नहीं है। तो मॉड x इज लेस देन 5 ये हमारे साथ क्या करने वाला है, ये हम देख चुके हैं। तो पहले जो नॉर्मल तरीके हैं पहले हम चलिए उनसे सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। तो नॉर्मल तरीका क्या है, देखिएगा नॉर्मल तरीका ये है कि ये जो मॉड है ये जब भी हटेगा चीज़ों को प्लस और माइनस कर देगा। चीज़ों को जब ये प्लस और माइनस कर देगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं कि मॉड x माइनस 1 को हम मॉड यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं। पर हमें पता है कि जब यहाँ मॉड लिया था और हमने लेस देन 5 रखा था तो हमारा जो आंसर आया था वो -5 और 5 के बीच में आया था। पर क्योंकि यहाँ मॉड के अंदर x था तो हमारा x माइनस 5 से 5 के बीच में आया था। पर इस बार हमारे मॉड के अंदर x माइनस 1 है, तो अब ये जो x माइनस 1 है अब ये -5 से 5 के बीच में होना चाहिए। x की वैल्यू दूसरी होगी, पर ये जो x माइनस 1 है ये -5 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं या नंबर लाइन ना बना के सीधा लिखते हैं कि x माइनस 1 ये क्या है, ये 5 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, सॉरी 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए, या फिर -5 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? यहाँ बस x है, यहाँ x माइनस 1 है। यहाँ x के लिए हमने बातें करी कि x भाई इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, यहाँ x माइनस 1 के हो गया तो x माइनस 1 के लिए बात कर ली। अब ये देखिए हम लोग सॉल्व करना जानते हैं कि ये 6 हो गया और ये इधर जाएगा तो -4 हो गया। तो आंसर हो गया -4 से 6 भी क्लोज और -4 भी क्लोज। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और देखिए हमने कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने जो पहले पढ़ा था बस वहीं पे रख दिया। मान लीजिए कि हम अगर ऐसा करें कि मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 5 कर दें, मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 5 कर दें, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इसे पहले ही सॉल्व करके देख चुके हैं कि अगर ये मॉड x ग्रेटर देन 5 होता है तो हम 5 से बड़ा लेते हैं और -5 से छोटा लेते हैं। लेकिन इस बार x माइनस 1 है तो हम करेंगे x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 5 और यहाँ इक्वल है तो चलिए इक्वल भी रखते हैं। ये पहला हो गया कि 5 से बड़ा होना चाहिए और नहीं तो इस मॉड के अंदर वाले चीज़ को -5 से छोटा होना चाहिए। तो अगला इसका सॉल्यूशन ये आ सकता है कि x माइनस 1 मस्ट बी लेस इक्वल टू 5। तो यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर इक्वल टू 6 और x इज लेस इक्वल टू x माइनस 1 इज लेस देन -5 होना चाहिए ना, क्योंकि -5 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया -4। अब नंबर लाइन पे अगर हम दोनों के झगड़े को देखें तो -4 और यहाँ पे है 6, एक कहता है 6 से बड़ा होना चाहिए और ये, तो हमें दोनों की बात माननी होगी क्योंकि दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ -∞ से -4, -∞ से -4 यूनियन मतलब हम साथ साथ हैं, ये दोनों साथ हैं। -∞ से -4 यूनियन। अगला आंसर आप खुद से सोच सकते हैं क्या होगा, जरा गेस करिए। होगा 6 से लेकर के इन्फिनिटी, -∞ से -4 यूनियन 6 से लेकर के इन्फिनिटी। और इस तरह से हमारे ये दोनों सवाल बन गए और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना पड़ा, हमें बस इन बातों का ध्यान रखना पड़ा और हमारा काम बड़ी आसानी से हो गया। तो चलिए अब ऐसा बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डिग्री, अभी तक हमने x रखा है, 2x रखा है, पर कभी x स्क्वायर नहीं किया, कभी x क्यूब नहीं किया, तो चलिए उस तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं x स्क्वायर वगैरह करने पे क्या होगा। तो मान लीजिए हमें मॉड खोलना है इस बार x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये इक्वेशन हम लोगों ने 10 क्लास में सॉल्व कर रखा है। तो इसका मॉड अगर हमें खोलना है तो मॉड का डेफिनेशन एकदम सिंपल है। मॉड के अंदर जो भी है, मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा,
मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा, और मॉड के अंदर जो भी है अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेकर के निकलेगा। मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो यूं ही निकलेगा, और मॉड के अंदर जो भी अगर वो नेगेटिव है तो अपने साथ एक और माइनस लेकर के निकलेगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है? तो इसके लिए हम एक छोटा सा रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है साइन स्कीम। साइन स्कीम, साइन स्कीम क्या होता है? साइन स्कीम होता है जब हम किसी चीज का साइन जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम किसी चीज का साइन जानते हैं कि वो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, ये सब बातें जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो हम उसे साइन स्कीम कहते हैं। जाहिर सी बात है, नाम ही है साइन स्कीम, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हमें बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का अगर हमें साइन स्कीम जानना है तो साइन स्कीम कहता है, साइन स्कीम पहली बात करता क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव निकालता है। तो सोचिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमें मिलता कैसे है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता कैसे है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बांटता क्या है? जीरो। जाहिर सी बात है जीरो ही होता है जो अपनी एक तरफ चीज़ों को पॉजिटिव कर देता है और अपनी एक तरफ चीज़ों को नेगेटिव कर देता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें साइन स्कीम के हिसाब से चलना है, अगर हमें इस फंक्शन का साइन जानना है कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, तो हमें इसके जीरोस ढूंढने होंगे। और जीरोस ढूंढने के लिए काफ़ी बड़े बड़े एक्सरसाइजेस और काफ़ी क्वेश्चंस हमने 10th में कर रखे हैं। उसमें हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत सारे तरीके भी देख रखे हैं, है कि नहीं। तो चलिए इसके जीरोस ढूंढते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं इसे। तो मुझे नहीं लगता मुझे ये करके दिखाना चाहिए। तो ये होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखिए इसके जीरोस क्या आएंगे, इसको जीरोस आ जाएंगे 2 और 3। मतलब 2 और 3 वो नंबर्स हैं। देखिए मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 0, यानी 2 इसका 0 है। 2 पे ये पूरा फंक्शन, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 है। उसी तरह 3 पे भी 0 मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो 2 और 3 पे इसका 0 है, पर हमको 0 से मतलब नहीं था, 0 निकालना तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं। अभी हमें ये पता करना है कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके जीरोस को लिख देंगे, पहले हम इसको जीरोस को लिख देंगे। तो साइन स्कीम का ये कहना है कि अगर आपको साइन निकालना है तो पहले आप जीरोस निकाल दीजिए और जीरोस को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो नंबर लाइन का नेचर है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब साइन स्कीम का कहना है कि भाई आप अपनी मर्जी से एक नंबर पुट करिए। मैं अपनी मर्जी से इसमें 100 पुट करता हूँ। 100 माइनस 2 98 आएगा, उससे मतलब नहीं, हमें 98 से कोई मतलब नहीं है। हम वैल्यू निकालने थोड़ी निकले हैं, हम तो बस साइन निकालने निकले हैं। तो 100 माइनस 2 पॉजिटिव, 100 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी 100 के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो जाहिर सी बात है 103 के इस तरफ है, तो इस तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव। 3 के इस तरफ हमें मिल गया पॉजिटिव, और 3 0 है, 3 पे 0 मिलता है। और 3 के इस तरफ का मैंने एक नंबर, हम चाहते तो इसमें 1 भी रख सकते थे। 1 रख के देखिए, 1 रखिए, 1 माइनस 2 नेगेटिव, 1 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 इस तरफ है यानी इस तरफ पॉजिटिव। हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, मैं अपनी सुविधा के लिए हमेशा 100 रख के चेक करता हूँ। तो ये नंबर हुए, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, 100 इस तरफ है तो ये पॉजिटिव, और 3 0 है और इस तरफ पॉजिटिव है। तो 3 के उस तरफ आप ही उम्मीद करिए क्या मिल रहा होगा, नेगेटिव। जाहिर सी बात है, क्योंकि 0 के एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। तो ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव, और 2 एक 0 है और 2 के इस साइड नेगेटिव है, तो उस साइड क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव। यानी ये फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से कम के वैल्यूज के लिए पॉजिटिव वैल्यूज देगा, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव वैल्यूज देगा, और 3 से बड़ा करने पे, 3 से बड़ा वैल्यूज पुट करने पे फिर से ये पॉजिटिव वैल्यूज देगा। तो हमने इसका पूरा जो बायोडाटा है वो निकाल दिया कि ये कब पॉजिटिव देगा कब नेगेटिव देगा। थोड़ा सा बायोडाटा ग्राफिकल हम लोग आगे निकालेंगे, हम लोग ग्राफ ही बना देंगे, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे क्या होता है, और वो बहुत आसान भी पड़ेगा। पर अभी हम ग्राफ्स में नहीं जा रहे हैं, अभी हमने शुरुआत करा है, हम बस 11th में जा रहे हैं।
हम 10th के बाद जस्ट 11th में ट्रांजिट कर रहे हैं, किसी तरह अपने आप को 11th में एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। पर एक बार हम अगर 3-4 दिन के अंदर 11th में पहुंच गए तो फिर तो हम इसमें ग्राफ देखने लगेंगे और इमेजिन करने लगेंगे और हमारा आंसर आता हुआ रहेगा। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ पॉजिटिव। यहाँ पे मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि हम लोग में, आप लोग में से कुछ लोग बायो ले रहे होंगे और कुछ लोग मैथ्स ले रहे होंगे। मैथ्स वालों के लिए तो खैर ये गजब ही इंपॉर्टेंट है, पर जो बायो ले रहे हैं वो ऐसा ना सोचें कि आपको काम नहीं आएगा। बायो वालों को जब वो नीट के प्रिपरेशन करते हुए बच्चों से मेरी बात होती है तो बोलते हैं कि बायो तो मेरा बहुत ज़बरदस्त है, मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री में और ज़्यादातर दिक्कत आ रहा है फिज़िक्स में। फिज़िक्स में दिक्कत फिज़िक्स के चलते नहीं आता है, फिज़िक्स में जो दिक्कत आता है ज़्यादातर वो इस मैथमेटिक्स के चलते आता है। तो आपको ये जो 8-10 दिन, इसलिए मैं इस सेगमेंट पे कुछ ज़्यादा ही जोर दूंगा, मैं इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। आमतौर पे ये 5 से 6 दिन में पढ़ाया जा सकता है, पर मैं इसे 10 से 12 दिन पढ़ाऊंगा ताकि आपका मैथमेटिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स आप बड़ी आराम से बना सकें। तो इसीलिए इस सेगमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसमें मैं लगभग सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। जैसा मैंने कल कहा था कि हल्का फुल्का चुरा लेना है हमें हर जगह से और उसका इस्तेमाल करना आगे चल के। तो अगर आप बायो सब्जेक्ट चुन लें, पर जो बायो का मेंटालिटी है कि मेरा मैथ्स अब मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मेंटालिटी ना चुने। मैथ्स की ज़रूरत आपको कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली है, क्योंकि फिज़िक्स में मैथ्स थोड़ा मोड़ा आएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और मैथ्स के चलते ही फिज़िक्स में वीक लोग फील करते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं मेरा फिज़िक्स थोड़ा वीक हो गया है। वो फिज़िक्स का वीकनेस नहीं होता, वो मैथ्स का ही वीकनेस होता है। इस पर मैं बहुत सारी बातें आगे भी करूँगा, पर ये अभी के लिए फ़िलहाल आप ये ध्यान दें कि आपको इस पूरे सेगमेंट पे ध्यान देना है। खैर, तो मैथ्स वालों के लिए तो ये गजब मज़ेदार है ही, ये तो और इमेजिनेटिव वक्त के साथ हो ही जाएगा। पर जो बायो ले रहे हैं वो भी इस पर ध्यान दें और इसको इमेजिनेटिव वे में ही पढ़ने का कोशिश करें। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ये हुआ हमारा। तो इसे हम लिखेंगे अगर तो ऐसे लिखेंगे कि ये पॉजिटिव कब है, ये पॉजिटिव तब है जब -∞ से 2 है, यूनियन हम साथ साथ हैं, ये है 3 से ∞। और ये नेगेटिव कब है, 2 से लेकर के 3 के बीच। मैंने कहीं पे ये क्लोज नहीं किया है क्योंकि मैं 0 वगैरह को एक्सक्लूड करके चल रहा हूँ। तो ये है साइंस की इसे कहते हैं। मान लीजिए मैं एक और नंबर का, एक और फंक्शन का साइन स्कीम निकाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिख लिया x - 1 2 - x बाई x - 5। इसका मुझे साइन स्कीम निकालना है। तो साइन स्कीम की पहली बात क्या है कि आप जीरोस ढूंढें। जीरो जिस दिन मिल गया बस, जीरो के आर पार ही पॉजिटिव नेगेटिव हुआ करते हैं, तो बस जीरो ढूंढ लें। तो जीरो, इसका जीरो 1 है, इसका जीरो देखिए 2 - x = 0 करिए 2 मिलेगा, तो इसका जीरो 2 है। x - 5 = 0 करिए 5 मिलेगा, यानी इसका जीरो 5 है। तो हमें एक जीरो मिला 1, एक जीरो मिला 2 और एक जीरो मिला 5। नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। अब हमने अपने मर्जी से एक नंबर पुट करा, मैं 100 पुट करता हूँ। 100 - 1 99 से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए हमें। हम बस पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, हम वैल्यूज नहीं देख रहे हैं। तो ये 100 - 1 पॉजिटिव, 2 - 100 नेगेटिव और 100 - 5 पॉजिटिव। तो ये पूरा क्या हो गया, एक नेगेटिव के चलते ये पूरा फंक्शन नेगेटिव हो गया। 100 इस तरफ है, इस तरफ नेगेटिव हो गया, यानी ये नेगेटिव। 50 इस तरफ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव तो इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव तो इस तरफ पॉजिटिव। तो मैं बस बोल देता हूं एक बार, जरूरत पड़े तो लिख भी दूंगा कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव रहने वाला है। अगर कोई आपसे पूछे तो -∞ से 1 यूनियन 2 से 5 में ये पॉजिटिव रहने वाला है। ये फंक्शन कब नेगेटिव रहने वाला है, तो 1 से 2 यूनियन 5 से ∞। इन सब के बीच में ये पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहेगा, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये है साइन स्कीम जो हमें चीज़ों का साइन पता करने में हमें मदद करता है और हमारा काम ये आसान करता है। हम फिर मॉडल्स को बड़ी आराम से डील कर पाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो मैथमेटिकल टूल्स जुटाने के क्रम में, अस्त्र शस्त्र जमा करने के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी,
वक्त के साथ वो और इम्पॉर्टेंट होते जाएंगे और काम देने वाले होते जाएंगे। तो हम जो अगला सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं ये पहले वाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, पहले वाले के मुकाबले ये ज़्यादा काम आने वाला है। तो क्या है वो सेगमेंट, उसका नाम है, ये भी हमने पहले थोड़ा मोड़ा पढ़ रखा है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दूसरा ब्रांच जिससे हम कुछ चुराने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th के क्लास में आपको पढ़ना है और मैथ्स में ये सबसे पहला चैप्टर शुरू होगा सेगमेंट, और ये लगभग 2 से 3 महीने चलेगा, लेकिन हम लोग इसे 1-2 दिन में देखने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने ज्योमेट्री वर्ड सुना है, ज्योमेट्री वर्ड में हम लोग लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। तो रेनी डिस्कार्टस नाम के एक आदमी थे, उन्होंने क्या देखा कि अगर पहले ज्योमेट्री का ये कहना था कि अगर मुझे एक ट्रायंगल बनाना है तो 3 लाइन को ड्रॉ करो, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, क्लोज्ड फिगर जिसे ट्रायंगल कहा जाएगा। पर रेने डिस्कार्टस ने कहा कि हम इमेजिन भी तो कर सकते हैं, अगर हमें 3 पॉइंट दिख रहे हैं तो ये भी तो ट्रायंगल ही दिख रहा है हमें। हम आकाश में चांद तारों को देख के तरह तरह के डायग्राम बनाते रहते हैं, पर वो डायग्राम्स वहाँ होते नहीं हैं, हम सिर्फ पॉइंट्स दिखते हैं हमें और उनसे ना जाने हम क्या क्या बनाते रहते हैं। कभी ट्रायंगल बना लेते हैं, कभी स्क्वायर बना लेते हैं, कभी रेक्टेंगल बना लेते हैं, कभी किसी का चेहरा बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। तो रेने डिस्कार्टस ने ज्योमेट्री को, जो पहले लाइंस और एंगल्स से पढ़ा जाता था, उसको पॉइंट्स से पढ़ना शुरू किया और उन्होंने पॉइंट्स को कहा कोऑर्डिनेट्स। हम पॉइंट्स कह रहे हैं, हम अपने काम चलाओ भाषा में उसे पॉइंट्स कह रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने पॉइंट्स नहीं कहा, उन्होंने इसे कहा कोऑर्डिनेट्स। और इसीलिए इस ज्योमेट्री का नाम, जो पॉइंट्स के जरिए पढ़ा जाता है, जो कोऑर्डिनेट्स के जरिए पढ़ा जाता है, उस ज्योमेट्री का नाम दिया। और एक नया ब्रांच जो ज्योमेट्री के मुकाबले कई गुना ज़्यादा ईजी है और बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, इक्वेशंस के थ्रू डील किया जा सकता है, उसे कहा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए कि क्या कंसेप्ट था। कंसेप्ट ये था कि एक ऑरिजिन होगा, जो देखने वाला होगा वो ऑरिजिन पे होगा, उसके बाद आप जहाँ पे देखने वाला खड़ा हो गया उससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है वो एक्स एक्सिस होगा या फिर रियल एक्सिस होगा, ठीक है। और आप इमेजिन करें कि जो देखने वाला उसके वर्टिकल में एक लाइन है वो वाई एक्सिस उसे कह दें, और या फिर इमेजिनरी एक्सिस कह दें, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस, वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस, आपको करना बस इतना है। रूल ये बनाया गया है कि आपको पहले एक्स एक्सिस की ओर चलना है, पहले रियली चलना है, फिर इमेजिनरी में चलना है, इमेजिनरी एक्सिस की ओर चलना है, और आप जहाँ पहुँचे वो कोऑर्डिनेट्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, कुछ लटका दिया गया है जो हमें खाना है, और वहाँ पे हम गए तो हमें इधर 2 मीटर चलना पड़ा और इधर मान लीजिए कि 1 मीटर चलना पड़ा, तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट हम यहाँ पहुँचे हैं ये 2,1 है। हम 2 को पहले लिखेंगे, अब सीसा जानते होंगे आप लोग, और 1 को बाद में लिखेंगे ऑर्डिनेट, और इन दोनों के मिलने से, किन दोनों के मिलने से, अब सीसा और ऑर्डिनेट के मिलने से जो बनेगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। और क्योंकि ये रेने डिस्कार्टस द्वारा दिया गया है तो रेने डिस्कार्टस का भी थोड़ा नाम ले लेना चाहिए, तो बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पर हमने बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर दिया, हम इतना बड़ा वर्ड बार बार नहीं बोलेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2,1, ये 2 है और ये 1 है। तो इस तरह से हम चलते हैं। कभी कभी हम z में भी आ जाते हैं, वो 3D है, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, है कि नहीं। वो मान लीजिए 5 इधर आ गए तो हो जाता 2,1,5। पहले हम x की ओर जाएंगे, फिर हम y की ओर जाएंगे और फिर हम z की ओर जाएंगे, ठीक है। और हमारी आज़ादी है कि हम x कहीं भी मान सकते हैं, y किधर भी मान सकते हैं, और ज़्यादातर हम इन दोनों को परपेंडिकुलर रखते हैं, ऑब्लिकली नहीं रखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और फिर z उसके हिसाब से भी तय कर सकते हैं। कुछ रूल्स है जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उनका डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये उनके रूल्स हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि पूरे कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में बांटा गया है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए जब ये बनाया जा रहा होगा, ये फर्स्ट था, ये भी सेकंड रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, इसे सेकंड रखा गया। कुछ दिमाग में होगा, उन्होंने उसे सेकंड रख दिया,
तो सोचिए ऐसा करते ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डायरेक्शन को लॉक कर दिया कि आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो कोऑर्डिनेट में आप ये बात ध्यान रखें कि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादातर बार पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज जब हम मूव कर रहे होंगे तो वो ज़्यादातर नेगेटिव होगा। कभी कभी इस डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं होगा, पर हमेशा आम तौर पे मोस्टली हमें इस डायरेक्शन से मतलब होगा। एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव होगा। फिर हम ये सब बातें तो जानते ही हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम आए तो ये प्लस और प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आए तो हमारा x तो माइनस हो जाता है, y प्लस होता है। फिर उसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है, और जब हम फोर्थ में आएंगे तो x तो हमारा प्लस होगा पर y माइनस होगा। तो जैसे हमने लिखा है कि 3,-5 किस क्वाड्रेंट में है, अगर हमें ये जानना है तो देखना होगा हम x की ओर प्लस गए हैं, ठीक है, ऑरिजिन मान लीजिए यहाँ प्लस आए हैं और y की ओर माइनस आए, यानी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कोऑर्डिनेट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए वो है चीज़ों को देखना, चीज़ों को, जो चीज़ें काम आने वाली हैं, जो ग्राफ्स हमें काम आने वाले हैं। तो हम कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में, ठीक है। मैं आपको 10th का जो पोर्शन है वो भी थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे कराऊंगा, पर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक फिगर जिसका नाम है सर्किल, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक फिगर जिसका नाम होगा एलिप्स। फिर बहुत काम आने वाली चीज़, फिजिक्स के ज़्यादातर टॉपिक्स में मिलने वाला एक फिगर, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वो है पैराबोला। इस पे भी कई सारे चैप्टर्स हैं। आपको पता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सर्किल इन्वॉल्व होता है, आपको लेकिन कभी कभी नहीं पता होता है, लेकिन पैराबोला भी इन्वॉल्व होता है, कभी कभी एलिप्स भी इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारी बातों में हाइपरबोला भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी बातें हमें फिजिक्स में लगातार काम आने वाली हैं, और लगभग ये दोनों तो खैर हर चैप्टर में लगभग आपको मिलेंगे, ठीक है, लगभग सारे ही, ठीक है। तो इन सब पे हम लोग स्पेशली बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या था कोऑर्डिनेट में जो बेसिक हम लोग पढ़े थे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा a, x1, y1, और यहाँ पे एक पॉइंट रखा b, x2, y2, और हमने सोचा कि चलो इनके बीच का दूरी निकालते हैं। कैसे निकालें भाई, कैसे करें, क्या करें? तो हमने क्या करा कि हमने ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया। हमने ऐसे ऐसे ड्रॉ क्यों करा, हम ऐसा ड्रॉ क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट को यही लैंग्वेज समझ में आता है। कोऑर्डिनेट को या तो हॉरिजॉन्टल समझ में आता है या तो वर्टिकल, उसको तिरछा जाना आता ही नहीं है कोऑर्डिनेट को। तो हमने क्या करा कि हमने ऐसे, तो ये डिस्टेंस तो हमें निकालना है, पर हमने लाइन ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये पूरा दूरी है y2 और ये दूरी है y1। अगर ये y1 है तो ये भी y1 है, तो ये कितना हुआ? ये हो गया y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। उसी तरह आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कितना होगा, जाहिर सी बात है x2 और x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। और हम अगर AB निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और AB की बात अगर हम करें तो लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर देखिए एक और चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये जानना है कि मान लीजिए एक पॉइंट है फिर से x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट है x2, y2, और हमें इसे m/n रेशियो में बांटना है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला। तो हम फिर से यहाँ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें ड्रॉ करते हैं, और हमारा जो फार्मूला आता है, ये जो m/n रेशियो में बांटने वाला पॉइंट है, इसको मान लेते हैं x, y। तो x का जो वैल्यू आएगा वो होगा mx2 प्लस nx1। थोड़ा डायग्राम x बन जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y की जो वैल्यूज बनेंगी वो हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। और ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हमें मिड पॉइंट में काम करना होता है, तो हम एम और एन की जगह 1 और 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट होगा तो 1:1 रेशियो में होगा। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें काम आएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये हमें काम आएगा जब हम मिड पॉइंट निकालना चाहेंगे तब। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए ये चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमें पुरानी चीज़ों से लेकर के आनी है, तभी हमारा काम चल सकेगा। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखें, ये सब बातें आप याद रखें। एक एरिया का भी फार्मूला आप चाहें तो याद रख सकते हैं, चाहें तो भूल भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे तरीके और भी निकालने वाले हैं, बहुत सारी बातें और भी करने वाले हैं। तो चलिए 10th की छोटी मोटी बातों को याद करने के बाद, 10th की छोटी मोटी बातों को समझ लेने, रिकॉल कर लेने के बाद हम लोग ये जो मेजर जर्नी है, जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर इन सारी बातों को सीखने से पहले, इन सारी बातों को जानने से पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक टर्म के बारे में हम बताते हैं, जिसका नाम है लोकस। वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए हमेशा। लोकस का मतलब होता है रास्ता। हम जिस रास्ते पे चलते हैं उसे लोकस कह सकते हैं। जैसे आप अगर कछुए को देखेंगे तो वो चलता है तो पीछे एक निशान बनते चलता है, तो वो एक लोकस है। अब सोचिए कि मैं अगर स्ट्रेट लाइन बनाया या स्ट्रेट लाइन कभी बना तो कोई ना कोई तो चला होगा कभी ना कभी। जैसे ये मार्कर का टिप यहाँ से चला तब तो ये रास्ता बना। तो जो भी ग्राफ्स होते हैं, जो भी फिगर्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर क्या होती हैं? लोकस। तो हम कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं? हम विजुअलाइज करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक पॉइंट को मान लेते हैं जिसको लोकस बोल देते हैं, और हम ये मानते हैं कि चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्किल हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, वो किसी एक पॉइंट के मूव करने से बनेगा। एक पॉइंट के लगातार मूवमेंट से वो चीज़ बनेगा, और हम वो अलग अलग तरीके से मूव करेगा, और वो कभी स्ट्रेट लाइन बनाएगा, कभी सर्किल बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा। तो इस तरह से वो बनेगा। लेकिन आप सोचिए, जिस पैटर्न में लोकस के मूव करने पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या उसी पैटर्न में सर्किल बनेगा? नहीं, सबका पैटर्न अलग अलग होगा। एक बिल्कुल अलग तरीके से मूव करना होगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से अगर मूव करेगा तो सर्किल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीधा चलूं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन अगर मैं एक पॉइंट से बराबर दूरी बना के चलूं, कि मैं कह दूं कि चलो ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पे ला करके एक डंडा गाड़ दिया और 2 मीटर में उससे दूर हो गया, और हमेशा 2 मीटर की दूरी बना के मैं चलता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं क्या बना दूंगा? मैं एक सर्किल बना दूंगा। उसी तरह एलिप्स के भी कुछ पैटर्न्स हैं, पैराबोला के भी कुछ पैटर्न्स हैं जो हम लोग देखेंगे, और ये पैटर्न्स ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन पैटर्न्स को ही फॉलो करके हमारा लोकस ये फिगर बना रहा है। तो लोकस में डील करते वक्त, लोकस में मैथमेटिक्स लगाते वक्त हम ये करते हैं कि हम वो पैटर्न देखते हैं, फिर हम उस पैटर्न को लॉक कर देते हैं, और हम उस रास्ते का इक्वेशन निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है 1,2, और यहाँ पे एक पॉइंट है 3,4, और यहाँ पे एक पॉइंट है 5,6। हमने इन तीनों लाइन को ज्वाइन करा और हमने कुछ बनाया, मान लीजिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना। अब ढंग से देखिए, इसका जो x है उससे एक बड़ा y है, x से एक बड़ा y है, x से एक बड़ा y है। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसका खासियत ये है, उसका पैटर्न ये है कि x से हमेशा एक बड़ा y होता है। तो इसका पैटर्न हम क्या लिखेंगे? इसी को मैथमेटिकली लिख दीजिए, तो हो गया x + 1 = y, और यही इस पॉइंट का लोकस हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं तीनों पॉइंट के मिलने से ये लाइन बना है। ये लाइन तो अनगिनत पॉइंट से बना है, पर ये लाइन जितने भी पॉइंट से बना है, जो भी इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिला करके ये लाइन बनाए हैं, उन सारे पॉइंट्स का खासियत ये है कि उसके x में 1 जोड़ने पे y मिल जाता है। अगर मैं बात करूं 3,3 की, तो 3,3 इस लाइन पे लाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें x पे 1 जोड़ने पे y नहीं मिल रहा है।
पर मैं बात करूं अगर 1.1, 2.1 की, तो हाँ इस पॉइंट से ये लाइन बना हुआ है, ये पॉइंट इस लाइन पे है क्योंकि इसके x में एक जोड़ने पे y हमें मिल रहा है। तो ये एक पैटर्न हुआ। हम ऐसा भी कर सकते थे कि 1,1 कर सकते थे, ये 3,3 कर सकते थे, यहाँ 5,5 कर सकते थे। तो क्या पैटर्न आता? बड़ा सिंपल पैटर्न आता, x बराबर y। तो यहाँ तो ये तो सिंपल पैटर्न है जहाँ हम सोच पा रहे हैं। लेकिन जब हम नहीं सोच पाएंगे तो हम कुछ चीज़ों का यूज़ करेंगे, हम कुछ बातों का यूज़ करेंगे, हम उस समय लोकस के कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस पे चर्चा करेंगे और स्ट्रेट लाइंस को देखने का कोशिश करेंगे। स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है? मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि ये एक पॉइंट है, आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, हमें समझना होगा कि स्ट्रेट लाइन बनता कैसे है। ये एक पॉइंट है और आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। आप पूछेंगे भाई कौन सा स्ट्रेट लाइन? इस पॉइंट से तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं। किस स्ट्रेट लाइन की आप बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अगर बोलूं कि 2 पॉइंट मैंने दे दिए, आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखाओ, तो बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल है, ये वाला स्ट्रेट लाइन की आप बात कर रहे हैं। तो अगर हमें 1 पॉइंट गिवन है तो हम कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते हैं, पर अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम स्ट्रेट लाइन बहुत आराम से बना सकते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट दिए होने चाहिए? हमें पॉइंट दिए होने चाहिए 2, कम से कम 2। उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाइए जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो। आप बोलेंगे कौन से स्ट्रेट लाइन की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाने वाले तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन हैं। पर मैं आपको कहूं कि इस पॉइंट से पास करे और 60 डिग्री का एंगल बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। तो आप बोलेंगे अच्छा वो वाला, तो वो वाला ये वाला स्ट्रेट लाइन रहा, है ना? यही एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास भी करेगा और 60 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन को जानने के लिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए, स्ट्रेट लाइन को एग्जैक्टली बताने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। या तो हमें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, और नहीं तो अगर 1 पॉइंट ही हमें पता है, 1 पॉइंट के अलावा हमें पता नहीं चल सकता है, तो हमें वो एंगल पता होना चाहिए जो वो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे इस एंगल को जानने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज करते हैं जिसका नाम है स्लोप। जिसका नाम है स्लोप। स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसके tan थीटा को हम उस लाइन का स्लोप कहते हैं और उसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फिर से सुना जाए, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उस एंगल को नहीं, उसके tan थीटा को, उस एंगल के टेंजेंट को, उस लाइन का क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि tan थीटा को ही हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। तो tan थीटा को हम उस लाइन का क्या कहते हैं? स्लोप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका स्लोप 45 डिग्री है, हम बोलेंगे कि उसका स्लोप tan 45 डिग्री है। और tan 45 डिग्री क्योंकि 1 होता है तो इसका स्लोप 1 होगा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्लोप 60 डिग्री है, हम ये कहेंगे स्लोप tan 60 डिग्री है, और tan 60 डिग्री √3 होता है, तो इसका स्लोप √3 हो जाएगा। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे कि tan 90 डिग्री यानी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को आप 1/0 लिख लिया करें तो नॉट डिफाइंड इसका स्लोप है, 1/0 इसका स्लोप है, इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप के कंसेप्ट्स हैं, स्लोप की बातें हैं जो हमें जाननी है। अब सवाल ये उठता है कि इस m को ही, tan थीटा को ही हम m क्यों कहते हैं, tan थीटा को ही हम स्लोप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट का नेचर ये है कि वो इधर कभी जाता ही नहीं है, ठीक है, इधर कभी जाता ही नहीं है, वो या तो x की तरफ जाता है, ये तो y की तरफ। तो मान लीजिए कि ये एंगल अगर हमने देख लिया तो हाइपोटेन्यूज तो पूरा गायब हो गया ना इस ट्रायंगल का, हमें मिला बेस और परपेंडिकुलर। तो हमें जो भी बातें करनी है वो या तो बेस में करनी है या परपेंडिकुलर में करनी है। हम हाइपोटेन्यूज की बातों में नहीं जाने वाले, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलाउड नहीं है। तो या तो देखिए
हाइपोटेन्यूज के एक्सक्लूड होने से साइन थीटा चला गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा मोड़ा ट्रिगोनोमेट्री आपको आता है, नहीं आता हम लोग आगे सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये जो हाइपोटेन्यूज है वो बिल्कुल गायब होने वाला है, गायब हो गया है। तो हाइपोटेन्यूज के गायब होने से साइन थीटा चला गया, कॉस थीटा चला गया क्योंकि वो भी बी बाई एच होता है, सेक चला गया और कॉसेक चला गया। हमारे पास बचे क्या, टैन और कॉट। टैन भी लिख सकते थे, कॉट भी लिख सकते थे, पर टैन ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो हमने इसलिए स्लोप के लिए लिखा है टैन थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा m इज इक्वल टू टैन थीटा। हम लोग थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बनाए कि मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं फिर से जो हम लोग लिखा करते थे कि एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2 और हमें इसका स्लोप निकालना है मान लीजिए। तो फिर से वही सब बातें, बड़ी सिंपल बातें, एकदम ध्यान से आप सोचेंगे मन में ही आंसर आ सकता है। y2 और y1 है तो ये हो गया y2 माइनस y1, ये x2 है ये x1 है तो ये हो गया x2 माइनस x1। मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, ये है y2 माइनस y1 और ये है x2 माइनस x1। तो इसका जो स्लोप होगा, अगर मान लीजिए ये लाइन ये एंगल बनाने वाला है थीटा, तो यहाँ भी तो थीटा बनाने वाला है, तो इसका अगर tan थीटा हम लिखें, हम अगर लिखें tan थीटा तो होता है p बाई बी, p बाई बी, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या है, y में आने वाला चेंज है, x2 माइनस x1 क्या है, x में आने वाला चेंज है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x, और ये हो गया tan थीटा का यानी m का जो फॉर्मूला है। और इस बात को हमें ध्यान रखना है क्योंकि आगे चल के यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही फॉर्मूला कैलकुलस का रूप ले लेने वाला है, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और इस तरह से हमारा स्लोप का कंसेप्ट हल्का फुल्का हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया और थोड़ा मोड़ा ये पूरा हुआ। हम लोग अगले दिन स्लोप के कंसेप्ट पे ही आगे बातें करेंगे और उसके बाद इन सब चीज़ों पे आगे पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात अगले दिन।